15 अप्रैल 2023 को यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद, जो कि एक पॉलिटिशियन और गैंगस्टर था, उसके भाई के साथ ये हुआ। आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। नहीं गए। मेन बात ये है तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ सही थी? क्योंकि एक तरफ जहाँ कुछ लोग अतीक की दफनाई बॉडी को तिरंगा से ढककर उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, वहीं कुछ लोग उसकी मौत से खुश भी हैं। अतीक अहमद और उसके भाई की जो डेथ हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है। उन्होंने जो किया था उसकी भरपाई भगवान ने कर दिया। अतीक अहमद के किलर्स का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका कनेक्शन पाकिस्तान और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था। पर सवाल ये भी है कि जो पिस्टल इस घटना में यूज़ की गई वो इंडिया में बैन है, तो फिर ये पिस्टल उन किलर्स के पास आई कैसे? प्रयागराज से बरेली जाते टाइम अतीक से एक पुलिस वाले ने यह भी कहा था कि तुम इस बार तो बच गए, पर 15 दिन के अंदर तुम्हें जेल से निकाल कर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अब ये चीज़ सोचने वाली है कि जहां पिछले 6 महीनों में यूपी में 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं और 183 क्रिमिनल्स को मारा गया है, तो फिर अतीक को लेकर ही इतना बवाल क्यों मचा है? और वो चीज़ जिसे भले मीडिया ना बता रही हो, क्या वो फैसला सही था? क्या ऐसे डिसीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस सिस्टम की वैल्यू को कम नहीं करते? इसी टॉपिक पर हमारी आज की ये वीडियो है। इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमें अतीक के पास्ट को भी समझना जरूरी है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था। बचपन में अपनी गरीबी के कारण उसने कोयला बेचना शुरू कर दिया और मात्र 17 साल की उम्र में उसने अपना पहला खून भी किया था। अतीक ने अपने गैंगस्टर करियर की शुरुआत प्रयागराज के माफिया मेंबर चांद बाबा के साथ की थी और 1990 में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर शौकत इलाही को मारकर वो रातों रात फेमस हो गया। अतीक अहमद की डेथ से पहले उस पर 160 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे और मार्च 2023 में यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी लगभग 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। 1989 में वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलाहाबाद के वेस्ट से इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन को जीतकर 1991 तक अपनी उस सीट को रिटेन भी किया। इसके बाद उसने समाजवादी पार्टी को भी ज्वाइन किया, जिसके कुछ चुनाव वो जेल में रहकर भी लड़ चुका है। अतीक के ऊपर 160 क्रिमिनल केसेस की चार्जेस होने के बाद भी वो 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी रह चुका है। 2004 में उसने अपने एमएलए की सीट को छोड़ दिया क्योंकि उस समय उसका एम फुलपुर से एमपी बनने का था। लेकिन उसी समय अपनी उस सीट पर उसने अपने भाई को उस इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन वो इलेक्शन राजूपाल जीत गए। लेकिन राजूपाल के इलेक्शन जीतने के ठीक 1 साल बाद अतीक ने उन्हें जान से मार दिया क्योंकि वो चाहता था कि उसका भाई उस इलेक्शन की सीट पर बैठे। लेकिन राजूपाल के मर्डर केस में उसे जेल हो गई, पर तब भी अतीक अपने सारे ही काम जेल के अंदर रह के करवाता था। यहाँ तक कि उसने यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर मायावती को भी पब्लिकली टारगेट बनाया था, वो भी तब जब वो यूपी की चीफ मिनिस्टर थी। 2019 में अतीक ने उमेश पाल को किडनैप कर लिया, जो कि राजूपाल मर्डर केस के गवाह थे, और इसी साल 24 फरवरी को उसने दिन के समय उमेश पाल को जान से मरवा भी दिया। इस घटना के बाद इस केस से जुड़े सभी लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया, जिसमें अतीक के साथ उसका भाई अशरफ, उसका बेटा अरशद और उसका पार्टनर गुड्डू मुस्लिम शामिल था। और उसी दिन से इन चारों के लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो गया। 13 अप्रैल 2023 को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे अरशद को झांसी में हुए एक इनकाउंटर में मार दिया और ठीक इसके 2 दिन बाद अतीक और उसके भाई को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय 3 लोगों ने उसे मीडिया के सामने मार दिया। पुलिस ने इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पहला मेंबर था 22 साल का लवकेश तिवारी, दूसरा मेंबर था 23 साल का सनी और तीसरा मेंबर था 18 साल का अरुण कुमार मौर्य। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों के पास जिगाना नाम की एक पिस्टल थी, जो कि टर्की में बनाई जाती है, जिसकी प्राइस 5 से 7 लाख बताई जाती है। अतीक को मारने वाले इन तीनों क्रिमिनल्स ने यह बताया कि उसके पाकिस्तान और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट होने के कारण उन्होंने ऐसा किया, पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अतीक को मारने वाली पिस्टल भी पाकिस्तान से ही डिलीवर की गई थी। दैनिक जागरण के एक एडिटर के अकॉर्डिंग कोर्ट के ऑर्डर पर अतीक और उसके पर्सनल वकील को भी उनसे 100 मीटर दूर रहने को कहा गया था। तो फिर सवाल ये है कि उस दिन मीडिया को लोगों को सवाल पूछने की परमिशन किसने दी? तो क्या ये इनकाउंटर पूरी तरह से प्री प्लान्ड था? और अगर हाँ, तो क्या हमें अतीक जैसे गैंगस्टर की डेथ को सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाकर सोचें तो आज से ठीक 30 साल पहले अतीक भी कुछ ऐसा ही था जैसे ये 3 लोग थे जिन्होंने अतीक को मारा, जिसे 30 साल पहले कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था ऐसे किसी क्राइम को करने के लिए, और उसी कारण वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन पाया। और सेम यही चीज़ आज फिर से दोहराई जा रही है। इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए अतीक जैसे लोगों से कनेक्शन बनाते हैं और उन्हें पार्टी ज्वाइन कराते हैं।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई गैंगस्टर किसी पार्टी से जुड़ता है तो वो अपने साथ कई सारे पैसे और कई सारे वोट्स भी लाता है। पर इसमें गलती सिर्फ पॉलिटिशियन की ही नहीं बल्कि हमारे स्लो जजमेंट प्रोसेस की भी है। आज के डेट में इंडिया में 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में हैं, जिन्हें हमारे जज आज से सॉल्व करने बैठे तो उन्हें 324 साल लग जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी आम आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो उसे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जज उसकी बात को कब तक सुनेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अगर आतिक जैसे लोगों को जानता है तो वो उनकी सपोर्ट लेगा, क्योंकि वो लोग उसके काम को जल्द से जल्द करवा देंगे। और आतिक जैसे लोग ऐसे काम को अपने पावर का शो ऑफ करने के लिए करते हैं। पर इन्हीं कारणों की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस सिस्टम की वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि ना तो कोई इसे आम आदमी फॉलो करता है ना ही कोई पॉलिटिशियन। यानी कमियां सब में हैं। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी जिसमें मैंने हिंदूज़ के परसिक्यूशन के बारे में बताया है।